वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत एक उम्मीद पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल में तमाम रियासत ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के वक्फ की जायदादों को दर्ज करना लाजमी है। लेकिन इसका काम कहाँ तक चल रहा है, क्या इसमें मसाइल पेश आ रहे हैं, क्या वक्फ के इदारे इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं या सिर्फ वक्फ बोर्ड की कोशिश है और वक्फ बोर्ड की वहाँ के स्टाफ की किल्लत की वजह से क्या ये मामला अभी ठप पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ों को बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड केएस ऑफिसर और वक्फ के मामलात में काफ़ी दिलचस्पी लेते रहे हैं और इस वक्त भी उम्मीद पोर्टल की दर्ज कराने में लोगों की मदद कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। एजाज साहब, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो ये उम्मीद पोर्टल बना है, इसकी फ़िलहाल क्या सूरत हाल है, कर्नाटक में क्या है, पूरे मुल्क में क्या है? देखिए, वक्त पोर्टल के बारे में बहुत सारे एपिसोड्स जो है सोशल मीडिया में आ चुके हैं। पब्लिक को इसके बारे में मज़ीद जानकारी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इस पोर्टल को जो लोग इस्तेमाल किया है, इसका जो डाटा फीड किया है, किस हद तक फीड किया है, क्या किया है, अगर इसको हिंदुस्तान की सतह पे अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका स्टेट फ़र्स्ट है। कर्नाटका स्टेट जो है फ़र्स्ट है। हमारे पास तकरीबन 49,000 जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें जो है ना हम लगभग 32,000 प्लस जो है ना हम ऑलरेडी भी हम फीड कर चुके हैं। उसके बाद जो है फॉलो होता है यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है। ज़रूरी नहीं कि इसी सीरियल नंबर पे हम रहें, हो सकता है 2-3 दिन में कोई और स्टेट आगे आ जाए, इसमें कोई बात नहीं है। तो जहाँ तक कर्नाटका स्टेट है, और एक और खुशी की बात यह है कि सारे हिंदुस्तान में जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है जो 100% कर चुका है, वो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट, जो सारे हिंदुस्तान के अंदर वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे पहले 100% उन्होंने उसको पोर्टल में फीड किया है। मैंने सुना चिकमंगलुरु सबसे पहले था। नहीं, विजयनगर पहले है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो बहरहाल जो भी है, कर्नाटका स्टेट में जो है ना इसको बहुत ही तेज़ी के साथ हम करते आए हैं। कर्नाटका स्टेट में भी जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले इसमें बीदर जो है सबसे आगे है, फॉलोड बाय गुलबर्गा, कलबुर्गी, उसके बाद फॉलोड बाय बेलगावी। किस हिसाब से आगे है? ये हिसाब दो जावियों से देखा जा सकता है। पोर्टल के अंदर जो है ना, एक तो नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन एक अलग फिगर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ अलग फिगर होते हैं। बाज़ जगहों पर नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस अलग फिगर हैं, प्रॉपर्टीज़ अलग फिगर हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ पे हम जाएंगे तो नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ में जो है ना गुलबर्गा फर्स्ट है, और उसके बाद नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ में फॉलोड बाय बीदर, उसके बाद जो है बेलगावी है। तो इनमें भी जो है काम बड़ी तेज़ी से हुआ है। बीदर वाले तो नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर चुके हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुका है। गुलबर्गा थोड़ा बाकी है, बेलगावी थोड़ा बाकी है। और बाज़ अगर कोई नया शख्स अगर ये स्टैटिस्टिक्स को देखता है तो बाज़ जगह हमें ऐसे लगेगा कि नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल इन आवर डाटा इन द वक्फ बोर्ड, उसको कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ फेड इन द पोर्टल में जो हम जमा किए हैं वो उससे ज़्यादा है। ये इसीलिए है कि हम जब हमारा जो डाटा जो पहले था उस वक्त पे प्रॉपर्टीज़ डिवाइड नहीं रहते, तो अब जो है प्रॉपर्टी जैसे सर्वे नंबर डिवाइड हो गया, तो इस वजह से जो है ना नंबर ऑफ़ एंट्रीज बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस रिमेंस द सेम, 1 और 2 इसका कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसी वजह से जो है ना देयर विल बी ए वेरिएशन इन द स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, अगर पूरे मुल्क का देखेंगे तो किस रियासत सबसे आगे है? रियासत कर्नाटक स्टेट सबसे आगे है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे फॉलोड बाय यूपी और महाराष्ट्र। ये जो है ना नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ के हद तक बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ़ एंट्रीज इज़ डिफरेंट, नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस कंप्लीट करना अलग बात है। अब हरियाणा जैसे उन्होंने कंप्लीट कर दिया ये कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ जो है ना वहाँ पर बहुत कम है। अब हरियाणा में है ही नहीं, उसके बाद पंजाब में बहुत कम है, अंडमान निकोबार में बहुत कम है। तो इस किस्म से डाटा को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इतना कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एंट्रीज किस स्टेट में हुई है, तो सबसे ज़्यादा एंट्रीज कर्नाटका स्टेट, फॉलोड बाय यूपी एंड देन महाराष्ट्र एज ऑफ नाउ, आज के दिन में। हो सकता है 2-3 दिन में कोई और हमसे आगे बढ़ जाए। अच्छा, 5 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख है दर्ज करने की। दर्ज करना लाजमी है, तो क्या लग रहा है आपको सबसे नंबर 1 पर है कर्नाटक? क्या पूरा मुकम्मल कर लेगा, दर्ज कर देगी अपनी प्रॉपर्टी बोर्ड की तरफ से? कोशिश तो यही जारी है कि 5 दिसंबर तक जो है ना कर्नाटक में इसको मुकम्मल तौर पे इसको हम अपलोड कर देंगे।
मगर इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत है, बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत है। जिस स्पीड से अभी काम हो रहा है, क्या उस स्पीड से करेंगे तो क्या मुकम्मल होगा? हर जगह मुकम्मल हो सकता है, मगर बेंगलुरु अर्बन की हालत अलग है। बेंगलुरु अर्बन में मुकम्मल होना, अगर अब जो स्टाफ है, इस स्टाफ को अगर आप रख के अगर करेंगे तो हालात नज़र नहीं आते। इसको बढ़ाना ज़रूरी है और वक्फ बोर्ड को, मेंबर्स को, सबको जो है ना एक वाइड पब्लिसिटी की ज़रूरत है, जिसके लिए जो है ना आप बेंगलुरु के अंदर इसको मुकम्मल कर सकते हैं, वरना जो है बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि भाई कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्यों हम लोग उसमें दर्ज करें, क्यों, इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? अगर दर्ज नहीं करते हैं तो नुकसान क्या है? अब देखिए, ये पोर्टल में दर्ज करना है, एक नया कानून बना, एक नई बिल आई, पोर्टल में दर्ज करना है। एवरीथिंग इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड। कोई ख़तई तौर पर ये नहीं कह सकता कि बाद में क्या होने वाला है। इतना तो प्रीमा फेसी ज़ाहिर ये बात मालूम होती है कि अगर पोर्टल में आप एंट्री नहीं करेंगे तो जो चीज़ें बच जाएंगी, यह हो सकता है आज हुकूमत किसकी है, उनका ज़ाविया क्या है, उनकी सोच क्या है, और वो किस हद तक मुसलमानों को देखते हैं, ये तो खुली बात है। तो हो सकता है कि जो पोर्टल में एंट्री नहीं है, वो जो बखिया जो ज़मीन बच जाएगी, तो ये कहना मुश्किल है कि वो ज़मीन वक्फ़ की करार दी जाएगी या वो वक्फ़ से हट कर रहेगी। अगर वक्फ़ से हट कर रहेगी तो द लोकल डिप्टी कमिश्नर और द लोकल कलेक्टर अब वो जो है डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉपर्टी हुकूमत की है या ये प्रॉपर्टी वक्फ़ की है। यानी आपका कहना है कि अगर वक्फ़ के उम्मीद पोर्टल में कोई प्रॉपर्टी दर्ज नहीं होती है तो फिर वो वक्फ़ से हट सकती है? हट सकती नहीं है, हट गई समझ जाओ उसको हट गई समझ जाओ। क्योंकि जब उन्होंने इतने साल, इतने महीने उन्होंने आपको मौका दिया, आपकी जितनी भी वक्फ़ की प्रॉपर्टी है उसको दर्ज करने के लिए जब मौका दिया, और जब हम दर्ज करने से कासिर रहे, तो डेफिनेटली कल हुकूमत यही बोलेगी कि भाई अगर वक्फ पोर्टल में तुम अगर उसको अपलोड नहीं किए हैं तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। अगर अब जब एक्ट में जब हम देखते हैं तो जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, अगर आप क्लेम कर रहे हैं वक्फ की है, तो वो जो पावर्स जो दिए गए हैं वो लोकल डिप्टी कमिश्नर को या कलेक्टर को दिए गए हैं, वो डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। अच्छा, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वक्फ के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सारी प्रॉपर्टी का पूरा मामला जो है वक्फ के पास मौजूद है, क्यों अपील कर रहे हैं आप? डायरेक्ट डॉक्यूमेंट जमा कीजिए पोर्टल में, क्यों आप इतना हल्ला मचाएं? उतना आसान नहीं है जितना आप आसानी के साथ कहते हैं, उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें दिक्कतें इतनी हैं, बेहद दिक्कतें आती हैं उसमें। मिसाल के तौर पर एक छोटी मिसाल देता हूँ। जो नोटिफिकेशन हुआ है हमारे पास, जो सर्वे हुआ है, वो 1962 से 65 तक हुआ। उसके बाद 65 के बाद नोटिफिकेशन हुए। जिस वक्त पे नोटिफिकेशन हुए उसकी टोटल प्रॉपर्टी जो है हमारी 1,20,000 एकड़ ज़मीन थी, या 1,12,000, एक के फिगर्स के मुताबिक 1,12,000 या 1,20,000। तो 1,20,000 एकड़ जो ज़मीन हमारी थी, उसमें 75,000 एकड़ ज़मीन या तो लैंड रिफॉर्म्स में चले गई या तो इनाम अबॉलिशन एक्ट में चले गई। जो हमारे पास बचे हैं, वो जो बची हुई है उतनी ही हमारी है। अब ये अगर आपको पोर्टल में एंट्री करना है तो ये नहीं कि वहाँ पर सिर्फ आपको इदारा कितनी प्रॉपर्टी है और अब बस इतना नहीं है। अब जब आप उसके फील्ड्स ओपन करते जाएंगे तो उसमें हिस्से हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फला फला ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप पहले जो है मुतवल्ली का नाम और उसकी आईडी आ जाती है, उसका फ़ोन नंबर, उसका आधार कार्ड आप अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद जो है प्रॉपर्टी निकलती है। अगर आप प्रॉपर्टी इससे पहले जो 600 एकड़ थी, 500 एकड़ थी, 400 एकड़ थी, अगर आप 400 एकड़ डालेंगे उसमें, तो अब उसके आगे जब आप पोर्टल में जब आप धंसते जाएंगे, घुसते नहीं, जब धंसते जाएंगे, तो एक एक सर्वे नंबर पे वो सर्वे नंबर उसको कैसे आया, उसकी पानी अपलोड करना है, उस सर्वे नंबर के बाउंड्रीज आपको डालना है। एक्सेप्ट नहीं करता पोर्टल जब तक आप डिटेल नहीं देते, उसके फ़ोटोज़ नहीं देते, उसकी चकबंदी नहीं देते, उसके मालिक का नाम नहीं देते, डॉक्यूमेंट्स आप एंट्री नहीं करते, वो पोर्टल जो है आपको आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसीलिए ये इतना आसान नहीं है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी मस्जिद है, हमारे को 2 एकड़ ज़मीन है, बस बोले तो नहीं है। आपको यानी वक्फ गैजेट में है लेकिन दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं दर्ज होगी, आपको ओपन ही नहीं होगा, पोर्टल ओपन ही नहीं हो, नेक्स्ट फील्ड आपको ओपन नहीं होती। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि लोग सिर्फ वक्फ बोर्ड पे आके या जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस है वहाँ पर बैठ के
सो हाथ में सिर्फ एक किताब लेके ये साहब मुतवल्ली हैं वो आर्डर लेके आके बैठने से काम नहीं चलता। उस शख्स को उसकी जितनी भी मिल्कियत है उस वक्फ इंस्टीट्यूशन की, उसके पूरे मालूमात उसे होना चाहिए कि भैया मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे अगर दुकान 100 दुकान है तो वो 100 दुकान क्या मैं लीज पे दिया हूँ, लीज का डीड का कहाँ है, उसको जो है उसका रेंट क्या है, उसका एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स उसको सबमिट करना है। ये तमाम चीज़ें बारीकी से बारीकियाँ उसमें हैं। ये तमाम फीड करने के बाद ही आपको फील्ड आगे बढ़ेगी, वरना मुकम्मल नहीं होगा। तो फिर ये बताइए, अभी बेल्डनले की जो ज़मीन है 600 एकड़ ज़मीन है, वो क्या दर्ज होगी या नहीं होगी? बेल्डनले की ज़मीन को दर्ज करना है तो पानी में नाम नहीं है। बेल्डनले की ज़मीन अगर दर्ज करना है तो पानी में नाम नहीं है। अगर नोटिफिकेशन में नाम है तो आप नोटिफिकेशन में डालेंगे। नोटिफिकेशन में डालने के बाद अब आगे जो है अगर उसका सर्वे रिपोर्ट मौजूद है तो सर्वे रिपोर्ट को देखना है। सर्वे रिपोर्ट को देखने के बाद आपको सर्वे रिपोर्ट में मिलेगा whether it is by user or whether it is by dedication। जनरली हमारे जो सर्वे रिपोर्ट है 1962 से 65 तक जो सर्वे हुए हैं, वो जो सर्वे रिपोर्ट जो वामसी में जो अपलोड किए गए थे, ये बच्चे जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर्स वो वामसी से उसको डाउनलोड करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं तो उसमें जो है ना बाय यूज़र ही लिखा है। मगर हमारे पास 1 इंच ज़मीन भी वहाँ पर पानी में वक्फ का नाम नहीं है। तो अब डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? अब 500 एकर्स हम बोलते हैं बेल्डनले की 500 एकर्स है, उसके अंदर मुख्तलिफ सर्वे नंबर आ चुके हैं, ये मुख्तलिफ लोग हैं, हज़ारों के लोग उसको ऑक्यूपाई कर चुके हैं। इट इज़ एन अंडर अकॉर्डिंग टू द वर्जन ऑफ द वक्फ बोर्ड दे आर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स। अगर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स हैं तो आपको क्या मालूम है कौन सी ज़मीन का चकबंदी क्या है, कौन सी ज़मीन की फ़ोटो आपके पास क्या है, कितने लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, ये कोई इन्फॉर्मेशन वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। तो इसीलिए इसमें दिक्कत होगी, हम फीड करना मुश्किल है। तो ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए। मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो ऐसे ही चली जाएगी हमारे। आधे से ज़्यादा भाई 75 एकड़ तो चले गए, 75 एकड़ तो चले गए। और वो कहते हैं ना क्या, आँखों के सामने से रत्ती नहीं जाना, पीछे से हत्ती गया तो परवानी। तो हमारा हाथी जा चुका है, 75% चले गए, 75% तो चले गए हैं। अब बचे हम 25 के लिए। अब ये तमाम एक्शन हो रहा है। इसे भी बचाना मुश्किल हो रहा है। बचाना मुश्किल तो नहीं है। अब देखिए ये लोग जो है ना, एक बड़ी अजीब बात है कि लोग क्या समझ रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। ये गलत बात है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितने भी वक्फ के इदारे हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, जो भी हो, ये तमाम लोगों में, हर दरगाह हर मस्जिद में एक अक़ीदतमंद की ज़िम्मेदारी है, हर एक मुक़्तदी की ज़िम्मेदारी है। बेंगलुरु के अंदर ख़ास करके आपको मैं बता दूं कि बेंगलुरु के अंदर सबसे कम एंट्रीज अगर कहीं हुए हैं तो वह बेंगलुरु के अंदर हुए हैं। और सारे कर्नाटका की ज़मीन एक तरफ, बेंगलुरु की मिल्कियत एक तरफ, बेंगलुरु की मिल्कियत एक तरफ। तो इतनी अहम चीज़ें हैं। और हम जो लोगों को बुलाने के बावजूद भी लोग नहीं आ रहे हैं, लोगों को बुलाने के बावजूद भी लोग नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है बेंगलुरु के अंदर मैं ख़ास करके मैं बेंगलुरु के मुक़्तदियों से या बेंगलुरु के मुसलमान अवाम से मेरी दरख्वास्त है, ऑन बिहाफ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एट लार्ज, दरख्वास्त है कि वो ख़ुद आगे बढ़ें, वो ख़ुद आएँ, वो ख़ुद आके बैठें, बैठ के जो है ना कोशिश करके जो है इसको एक 8 दिन के अंदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मुतवल्ली या सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं तो उस मस्जिद के मुक़्तदियों को या उस दरगाह के अक़ीदतमंदों की ये ज़िम्मेदारी बनती है, कल खुदा के सामने उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ सेक्रेटरी की नहीं है, हर एक मुक़्तदी की ज़िम्मेदारी है, हर एक गांव के बाशिंदे की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मोहल्ले के जितने भी वक्फ के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फोर्स करें कि भाई आप जल्दी से जल्दी जाओ, डिटेल्स ले जाओ, बैठो और उसको जो है ना एंट्री कराओ। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बाज़ जगह बेंगलोर में एक अजीब बात है, बाज़ इदारे ऐसे हैं कि देखने में तो वक्फ बोर्ड में एंट्री है मगर उसको कोई ट्रस्ट चला रहा है या सोसाइटी चला रही है। यानी कुछ ऐसे हैं मेरे ख्याल से जो सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन है लेकिन कुछ प्रॉपर्टी वक्फ में उनकी दर्ज है। बाज़ जगहों पर दर्ज है, बाज़ जगहों पर चंद अभी तक इंडिपेंडेंट ही हैं, या बाज़ जगहों पर वो ट्रस्ट या सोसाइटी और वक्फ बोर्ड के दरमियान कोर्ट में केसेस हैं।
कोर्ट में केसेस होने की वजह से स्टेटस को है। अब स्टेटस को होने पर उन लोगों का ये मंशा है, बाज़ लोगों का, कि जब भाई हमारा ट्रस्ट है, हमारे पास स्टे है, वक्फ बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो लोग ये सोचकर अगर वक्फ की नोटिफाइड प्रॉपर्टी, अब ये ट्रस्ट से हम इसके मालिक हैं, हम इसके जो है रखता धकता हैं, वी आर दी वन हु आर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, अगर वो वक्फ पे पोर्टल में अगर एंट्री नहीं करते हैं, वो खसारे में है, वो इंस्टीट्यूशन नहीं बचेगा। नहीं, उनका तो मौक़िफ़ ये है कि वफ़ की प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये हमारी है, उनका मौक़िफ़ है, जो लोग केस कर रखे हैं। लेकिन जिम्मेदारी वफ़ बोर्ड की है कि वो वक्फ में दर्ज करें, उम्मीद में दर्ज करें। वक्फ में अगर वो दर्ज करने के लिए बैठता है, वक्फ वाला जब बैठता है तो उसके डिटेल्स तो उसको लाके देना है ना। रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्या है, उसका टोटल कितना है, उसका एक्सटेंट कितना है, वो कहाँ है। वक्फ वर्सेस सोसाइटी चल रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है उनका कोर्ट में, तो डॉक्यूमेंट तो वक्फ बोर्ड के पास भी होने चाहिए उसकी, क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। भाई डिटेल्स प्रॉपर्टीज तो उसी के पास रहेंगे ना। स्टे आने के बाद वो किसको रखा है, किसको एम्प्लॉय रखा है, कि दुकान किसको दिया है, कौन उसका टेनेंट है, क्या है, ये तमाम डिटेल्स, उसकी चकबंदी क्या है, उसका सर्वे नंबर क्या है, उसका CTS नंबर क्या है, ID नंबर, कॉरपोरेशन का ID नंबर क्या है, या म्यूनिसिपालिटी का ID नंबर क्या है, ये तमाम डिटेल्स वो मुतवल्ली या फिर प्रेसिडेंट के पास होंगे। वक्फ बोर्ड में कहाँ से हो सकता है? वक्फ बोर्ड में सिर्फ नोटिफाई किया है और हम कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, और ये वो कह रहे हैं कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है या सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। अगर वो नहीं आ रहे हैं, या अगर कोई वो कोर्ट की स्कीम से अगर कह रहे हैं कि हम कोर्ट की स्कीम के तहत हैं, वी डू नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ, अगर वक्फ बोर्ड अगर ये कह रहे हैं, तो वो खसारे में है। जबकि उनका मौक़िफ़ है कि बोर्ड का नहीं है, तो फिर वो क्यों वक्फ में दर्ज करेंगे? वो भाई दर्ज हो चुका है, वक्फ में दर्ज हो चुका है। हम सिर्फ उसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो वक्फ में दर्ज हो चुका है, और ये लोग ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, कोर्टों में जाकर स्टे ले लिए हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड के अंदर इसका नोटिफिकेशन है। तो ऐसे वक्त पर तो ज़रूरी है कि मौकूफ़ आपका कुछ भी रहे, भाई उसको बचाने की कोशिश करो, उस प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश करो। सिर्फ वक्फ बोर्ड वाले बचाने की कोशिश करेंगे, पोर्टल में उसको अपलोड करने की वक्फ बोर्ड वाले अगर कोशिश करेंगे, अगर वो इदारे वाले अगर साथ नहीं दे रहे हैं, तो ना उनकी रही ना इनकी रही, 100% ना उनकी रही ना इनकी रही। अच्छा, कुछ ऐसे इदारे भी हैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि वो वक्फ के इदारे नहीं है, सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन है या किसी और में ट्रस्ट में है, उनके कुछ प्रॉपर्टी वक्फ में है, तो फिर ऐसे मोमेंट पे अगर वो दर्ज नहीं करते हैं तो उनको कैसे नुकसान होगा? पोर्टल, उम्मीद पोर्टल टॉक्स अबाउट ओनली दोज प्रॉपर्टीज विच आर नोटिफाइड बाय द वक्फ। अगर कुछ चंद प्रॉपर्टीज इसमें नोटिफाई हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, ये सिर्फ उन प्रॉपर्टीज के लिए है जो वक्फ के में नोटिफिकेशन हुए हैं या वक्फ में रजिस्टर हुए हैं, जिसके पास रजिस्टर सर्टिफिकेट है या फिर 1965 के गज़ट में उनका नाम है। इससे हटकर किसी प्रॉपर्टी को उम्मीद नहीं पूछता। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, चूँकि आप वक्फ से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो वक्फ में रजिस्टर हैं लेकिन वक्फ बोर्ड को पता ही नहीं है। पिछले बीजेपी गवर्नमेंट में जो चेयरमैन थे शाफी सादी साहब, उन्होंने इंकशाफ किया कि शिवाजी नगर में एक ऐसी प्रॉपर्टी थी, बोर्ड को ही पता नहीं था, उसका रेंट कोई और ही ले रहा था, उसका मालिक कोई और बना बैठा था, जबकि वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी। ऐसी चीज़ों को कौन निकालेगा और कौन दर्ज करेगा? ऐसे बहुत हैं, एक नहीं। शाफी सादी साहब जो आइडेंटिफाई करे थे वो एक नहीं, ऐसे बेइंतहा हैं प्रॉपर्टीज़। अच्छा किया आपने ये सवाल किया, मैं और बताता हूँ। हमारे वक्फ के नोटिफिकेशंस में बेंगलोर अर्बन, पर्टिकुलरली इन मैसूर, हमारे पास सर्वे नंबर लिखा है, सर्वे नंबर नहीं डाले हैं, सर्वे नंबर है, गांव नहीं डाले हैं, सर्वे नंबर भी नहीं है, सिर्फ गांव लिखे हैं, सर्वे नंबर नहीं है और एक्सटेंट नहीं है, सर्वे नंबर है, एक्सटेंट नहीं है। इस किस्म के एंट्रीज, और मैसूर के अंदर तो इतने अजीब अजीब हैं कि जो विलेजेस के नाम है मैसूर के अंदर जो हैं वो मैसूर ताल्लुक़े के नहीं है। जैसे मैसूर के अंदर है, हुणसूर में ज़मीन है उस इदारे की, देन क्या इसमें है, दूसरे जगहों पर उस प्रॉपर्टी की जितने भी डिटेल्स हैं वो दूसरे ताल्लुक़े के हैं। तो ऐसे भी हैं। तो ऐसे जगहों पर वहाँ के लोगों को चाहिए, अब अव्वाम को उठना चाहिए कि अगर उन्हें ये बात मालूम है कि मुझे मालूम है कि भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, भाई सोतेशा मकान की है। अब जो है रामनगर में एक ज़मीन है,
अब लोगों को मालूम है कि वहाँ पर ये सोते शाह वली की ज़मीन है या यकीन शाह वली की ज़मीन है, तो अवाम को चाहिए, मुसलमान को चाहिए उस वहाँ पर कि रामनगर के अंदर एक प्रॉपर्टी यकीन शाह वली के नाम से है, भाई यकीन शाह वली के लीड इसमें जो है ना ये सर्वे नंबर में है, मगर वहाँ पर एंट्री नहीं होगी। आप देखिए, आपको इसमें जुस्तजू होनी चाहिए। अब हर मुसलमान को उठना चाहिए 8 दिन के अंदर। यह एक तहरीक है, यह एक तहरीक है कि हर आदमी जिसको इस बात की नॉलेज है, इस बात का इल्म है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और इसके रिकॉर्ड्स हमें अवेलेबल नहीं है, तो वो सबसे पहले वो वक्फ बोर्ड को रुजू करे या डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को रुजू करे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर है। हो सकता है ये सर्वे नंबर किसी और ताल्लुक़े में जो है एंट्री हुई हो, तो और इन लोगों को भी देखना है कि हमारे पास सर्वे नंबर लिखा है, गाँव ने लिखा है, देखना चाहिए कि ये सर्वे नंबर वहाँ का है। सिंक्रनाइज करना है। ये आखिर के 8 दिन हमारी जो भी प्रॉपर्टी, जो रेसिडुअल प्रॉपर्टी जो बच जाती है, इसको सिंक्रनाइज करना है। अवाम को एक तहरीक की तरह उठना है, हर एक को इसके पीछे काम करना है, तब जाके जो है हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल, हालांकि ये सवाल मुझे वक्फ बोर्ड से पूछना चाहिए, क्योंकि आप अथॉरिटी तो नहीं है लेकिन आप वक्फ का नॉलेज रखते हैं, तो मैं जस्ट एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिस पे वक्फ गैजेट में दर्ज है, लेकिन उनका क्लेम है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, मतलब बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है, सेल भी किया हुआ है। मिसाल के तौर पर शाहीन कॉलेज के कुछ प्रॉपर्टी पे इल्ज़ाम लगा था बीच में कि ये प्रॉपर्टी वक्फ गैजेट में है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये केस हार चुकी है वक्फ बोर्ड। ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, लेकिन बोर्ड की तरफ से उनका मौक़िफ़ है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। ऐसे प्रॉपर्टी को कैसे दर्ज किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसी प्रॉपर्टी को दर्ज करना चाहिए। उसके अंदर प्रोविजंस हैं, वेदर इट इज़ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट और नॉट, अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है या नहीं है, वो सर्वे नंबर में किसका नाम है, आज उसकी पानी क्या है, उसकी चकबंदी क्या है, इसके लिए प्रोविज़न है, प्रोविज़न है, नहीं बोल के नहीं। और हमारे बच्चे इतने शार्प हो चुके हैं, इतने शार्प हो चुके हैं कि उसमें वो पोर्टल में घुस के जो है ना उसको छान चुके हैं, तो कुछ ना कुछ ये बच्चे ज़रूर रास्ता निकालेंगे। आई एम प्राउड ऑफ दी वक्फ बोर्ड टेक्निकल बच्चे जो बैठ के जो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बच्चे कम हैं, काम बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये ख़ास करके बेंगलुरु के बारे में बोलता हूँ। बेंगलुरु के जो है ना 1400 इदारे, 1400 प्रॉपर्टीज़, इदारे कम है, प्रॉपर्टीज़ जो है बेंगलुरु के यहाँ से 422 इदारे, 1400 प्रॉपर्टीज़। अब तक हम सिर्फ 750 किए हैं एज ऑफ नाउ। आज 700 या 800 किए होंगे, अभी 700 करना है। ये उतना आसान नहीं है, गए जाके एंट्री करे, बेंगलुरु में जाके जो है फीस बन के आया या आधार कार्ड का जो है पर्टिकुलर्स दे के आ गया और मेरे को कार्ड मिल गया, ये इतना आसान काम नहीं है। अब वहाँ पर बैठने के बाद एक आदमी अगर एक बिल्कुल अकेला है, वाहिद शख्स है, वाहिद प्रॉपर्टी है, तो उसको स्टार्ट करके एंड करने तक उसको 30 to 35 मिनट्स चाहिए। अगर 10 प्रॉपर्टी हैं तो 10 प्रॉपर्टी हैं तो 2 घंटे भी सही या 3 घंटे भी सही। एक सवाल ये भी है, जो क़ाज़ियों को, ख़तीबों को जो इनाम दिया जाता था, इनाम जो सर्विस इनाम है या फिर कुछ दरगाहों को खैरात इनाम जो है वो तो वक्फ़ में आता ही है, लेकिन सर्विस इनाम बहुत सारी जगह पे वक्फ़ में नहीं है या डिस्प्यूट भी चल रहा है, वक्फ़ में होना नहीं चाहिए। जिनको इनाम मिला है वो चाह रहे हैं कि वक्फ़ में ना रहे, तो बहरहाल इसे वक्फ बोर्ड क्या दर्ज कर रहा है कि नहीं दर्ज कर रहा है? देखिए, जैसे आपके अल्फाज आपकी ज़बान से ही निकले कि वो खिदमती इनाम, जैसे ही लफ्ज़ इनाम आ जाता है वो इनाम की ही ज़मीन है, चाहे वो खिदमत की हो या खैरात की हो। जहाँ तक खैराती इनाम है सवाल नहीं पैदा होता। खिदमती जैसे क़ाज़ी है, मुल्ला है, मुजावर है, तो इस किस्म के जो खिदमत करते थे उनके लिए भी जो दी गई वो भी इनाम की ज़मीन है। हमारे कर्नाटक स्टेट में लगभग 1,20,000 एकड़ में 75,000, सबसे ज़्यादा 52% इट इज़ इन द गुलबर्गा। सिर्फ बेंगलोर के अंदर जो है 87%, मैसूर के अंदर 5.5%, बाकी के जितनी 85% है, 85% में 52% गुलबर्गा है, अराउंड 36% to 40% इट इज़ इन द बेलगाम डिवीज़न। हमारी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनाम के वहाँ पर हैं। इसमें जो खिदमत करता था उसको भी इनाम में ऑक्यूपेशन राइट दिया गया, जो बच गई थी वो लैंड रिफॉर्म्स में अवार्ड किया गया। तो ये दोनों हालात में वो ज़मीन उनको दे दी गई अंडर ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये बहुत बड़ी बहस होगी अगर हम बात करेंगे तो, कि वेदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वक्फ की ज़मीन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसके ऊपर हमारे कर्नाटका स्टेट के लॉ डिपार्टमेंट के ओपिनियन है, उसके बाद
जस्टिस मोहन शांतना गौडर के एक्सप्लेनेशंस हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मुलविस हैं, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आपके नोटिफिकेशन में अगर 500 एकड़ है तो आपको चाहिए कि पूरे 500 एकड़ एंट्री करें। वहाँ पर 2 तरीक़े हैं एंट्री करने के। आप एंट्री करते समय अगर आप इंडिविजुअल आइटम की एंट्री करेंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, 2 रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स का जो अपलोड करना है वो मैंडेटरी नहीं है, उसे रेड ऑस्ट्रिच नहीं है। तो इस किस्म के वहाँ पर हालात निकल जाते हैं। उसकी फ़ोटोज़ चाहिए, उसकी बाउंड्रीज चाहिए, उसकी चकबंदीज चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसको एक यूनिट बनाएं, पहला बनाएं। अब बाकी के जितने भी 600 एकड़ है या 700 एकड़ है उसको प्लस में डालें, एडेड प्रॉपर्टीज़ में डालें, सिर्फ पूरे सर्वे नंबर्स लिखें और उसका एक्सटेंड करें, ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इसमें बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर मुझे मेरा इनफरादी जो इन्फॉर्मेशन मिला है, बाज़ जगहों पर चंद मुतवल्लियों को उनके घरों वाले, यानी जो खजावत के पूरे जो कुंबे हैं या मुल्लाओं के जो कुंबे हैं, ये आज जो मुतवल्लीज़ वग़ैरह जो हैं उनको जाके जो है डांट रहे हैं कि भाई तुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, हम तो ये लैंड रिफॉर्म्स में, इनाम अबालिशन में हमारे नाम हुई है, पानी आज हमारे नाम पर है, तू कौन होता है जाके जो है पोर्टल में डालने के लिए, तू कौन होता है, इस किस्म की बहस है। तो इस बहस से हमें नहीं, क्योंकि पोर्टल को वक्फ के अंदर जितनी ज़मीन है उसको एंट्री करना हमारे लिए लाजम है। लेकिन वक्फ जो इनामी ज़मीन है, इनामी ज़मीन में कोई मुतवल्ली नहीं होता है और ना ही वक्फ बोर्ड में कोई कंट्रीब्यूशन भरते हैं इनामी ज़मीन की, तो फिर वो कैसे, वक्फ से जब जुड़े ही नहीं है तो वो क्यों दिलचस्पी लेंगे वक्फ पोर्टल में जमा करने की? भाई वो दिलचस्पी नहीं लेगा, मुतवल्ली को तो लेना चाहिए ना। मुतवल्ली, अब इनामी ज़मीन में मुतवल्ली कहाँ होता है? इनाम जो है जैसे किसी खाजी को मिला है 400 साल पहले, तो वो जो ज़मीन है उसकी कंटिन्यू ऐसी आ गई है, वहाँ मुतवल्ली नहीं है। बस वो ज़मीन जो है ना खजावत के लिए रखी हुई है। आपको खजावत लिखी हुई मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन में खजावत लिखी हुई मिलेगी नोटिफिकेशन में। तो वो अगर नोटिफिकेशन में अगर है तभी वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। खजावत लिखी हुई मिलेगी आपको, आशुर खाना लिखा हुआ मिलेगा, इंडिविजुअल नहीं है, दरगाह लिखी हुई मिलेगी, ख़ब्रस्तान लिखा हुआ मिलेगा। वो इनफरादी शख्सियत तो नहीं है, बट इट इज़ ए बॉडी। तो वैसे खजावत भी जो है ये बॉडी नहीं है, बल्कि इट इज़ ए प्रोफेशन है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। खजावत का एक इंस्टीट्यूशन, तो वो इंस्टीट्यूशन के नाम पर जो है ना आपको ज़मीन जो है 200 एकड़, 300 एकड़, 400 एकड़ मिलती है। तो वक्फ में नोटिफाई हो गई, तो उस वक्त पे जो है ना वक्फ बोर्ड के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को, जहाँ पर कहीं मुतवल्ली नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, तो ये केयर टेकर बोल के डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर अपना ये नोटिफाई करके उसको जो है ना अपलोड कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इसको अपलोड करें। सब्जेक्ट टू कितने लोग लगे हैं बोर्ड में? देखिए, मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, आई विल कम बैक टू बेंगलोर। बेंगलोर में और 700 बचकर हैं। एक दिन में एक बच्चा टेक्नीशियन जो वहाँ पे बैठता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ही नहीं, अब हर आदमी वहाँ पे परफेक्ट हो चुका है ऑफिस में। अगर 5 बच्चे हैं तो 5 काम कर रहे हैं, वो ऑडिटर भी काम कर रहा है, इंस्पेक्टर भी काम कर रहा है। लेकिन सर्वे में बहुत सारे लोग बिजी भी थे। सबसे बड़ा धक्का जो लगा है वक्फ बोर्ड को, ये जो सोशल सर्वे जो निकला था बैकवर्ड क्लासेस का, माइनॉरिटीज़ का जो सोशल सर्विस डिपार्टमेंट से जो निकला था, उसमें वक्फ का स्टाफ, ख़ास करके बेंगलुरु का स्टाफ 15 दिन वक्फ बोर्ड की सूरत नहीं देख पाया। गो कि वो रात दिन काम किए हैं, 15 दिन वक्फ बोर्ड की सूरत नहीं देख पाया, जबकि उम्मीद पोर्टल काम चल रहा था। उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए। अब जब आए हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। मगर बेंगलुरु अर्बन की मैं हालत बताता हूँ। बेंगलुरु अर्बन के अंदर एक दिन वहाँ 5 आदमी काम कर रहे हैं। वो चाहे कुछ भी कहे, वक्फ बोर्ड वाले कुछ भी, मैं 4 दिन से लगातार उन बच्चों के साथ बैठ रहा हूँ, जो क्योंकि मैं खुद यहाँ पर कम से कम 5-6 इंस्टीट्यूशन का मैं एडमिनिस्ट्रेटर था। वो लोग मेरे पास आए, साहब आपको हमारे से ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं वहाँ पर बैठ के मैं उसको फीड किया हूँ, वहाँ पर कंप्लीट ऑल डिटेल्स मैं फीड किया हूँ। मुझे वहाँ के बच्चे क्या काम कर रहे हैं मुझे पता है। एक दिन को 7 कर सकता है, अगर सबसे ज़्यादा अगर करेगा तो 10 करेगा। अगर एक दिन को अगर 10 कर रहा है तो सिर्फ हमारे पास जो है ना पूरा अगर मुकम्मल करते हैं तो 500 करेंगे या 400 करेंगे।
अगर यहाँ पर 700 या 800 अगर मुकम्मल करना है तो वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वहाँ पर 10 काउंटर्स बनाएं, 10 काउंटर्स मिनिमम। दूसरे जगह से जहाँ पर कंप्लीट हो चुका है सर्वे, वहाँ से ला के जो है ना 10 काउंटर्स बनाए, 24/7 शिफ्ट पे काम कराएं, शिफ्ट पे, नॉट दैट सिर्फ सुबह से 10 से 5:30 नहीं, सुबह के 10 से रात को 8:30 नहीं, शिफ्ट पे काम कराएं, शिफ्ट पे काम कराएं, 24/7 2 बैचेस रखें, रात के 12-1 बजे तक काम कराएं, सुबह को 7 बजे फजर के बाद से काम कराएं, 10 काउंटर रखें, तब जाके ये काम बेंगलुरु का मुकम्मल हो सकता है। अभी कितने काउंटर हैं? अब 5 हैं, और अर्बन में और रूरल में। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इनकी ये आ रही है कि फ़ोन करने पे भी हमारी कौम उजागर नहीं हो रही है, नहीं आ रहे हैं। ये क्या करेंगे आज? कल जो है वक्फ बोर्ड डेफिनेटली कहेगा कि ये बच्चे 5 आदमी या 2 आदमी या डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर काम नहीं किया, इसको सस्पेंड करो। ये इसका रेमेडी नहीं है। आप वक्फ बोर्ड को चाहिए कि ऑन वार फुटिंग हर मस्जिद में इसमें ऐलान, सोशल लीडर भी बात करना है इस पे, उलमा भी बात करना है इस पे, दानिश्वर भी बात करना है इस पे, हर आदमी को बात करना है, हर मस्जिद में इसकी चर्चा होनी है, और हर मुख्तदी, हर उसके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या मुतवल्ली को पकड़ के झिंझोड़ना है, तू गया या नहीं गया, आप गए या नहीं गए, तब जाके जो है ना बेंगलुरु का काम मुकम्मल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे तफसीलात बताए। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे, आगे वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से भी बात करने की कोशिश करेंगे, चूँकि एजाज साहब ज़ाती तौर पर अपने तरीके से, अपने शौक़ से, अपने दिलचस्पी से ये काम कर रहे हैं, और भी इस तरह के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और उसमें इस काम में, इस मुहिम में लगना चाहिए, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है। 14-15 दिन का वक्फा है, महज 5 दिसंबर को इसकी आखिरी तारीख है। इसके अलावा एक सजेशन बोर्ड के लिए ये भी है कि वो, जिस तरह से एजाज साहब ने भी कहा कि लोगों को, वहाँ ऑपरेटर्स को बढ़ाएं, 5 काउंटर की जगह जो है 10-15 काउंटर करें और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करें। इसके अलावा भी ऐसे जो इश्यूज़ हैं जहाँ पे डिस्प्यूट है, वक्फ के साथ में किसी और पार्टी के साथ डिस्प्यूट है, ऐसे प्रॉपर्टी को दर्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर करना है तो कैसे करना होगा, जैसे बेडेली की ज़मीन है उसे क्या करना होगा, इस ताल्लुक से भी बोर्ड को सोचने की ज़रूरत है। अगर आप नॉर्मल जो क्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं उसे ही दर्ज करने में अगर पूरा वक्त नहीं बच पड़ रहा है, तो ऐसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को कैसे दर्ज करेंगे, इसका क्या होगा, इस ताल्लुक से सोचने की ज़रूरत है। हम आगे भी आपको जानकारी देंगे और इस ताल्लुक से एजाज साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं। इनका नंबर भी हम डालेंगे और साथ ही आपको वक्फ बोर्ड के नंबर्स भी डालेंगे। ये सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही जमा नहीं करना है, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको मालूमात है पोर्टल में कैसे डालना है, नॉलेज है, तो आप ख़ुद भी अपने इदारे के डॉक्यूमेंट्स उम्मीद पोर्टल में दर्ज कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आप दर्ज नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आने वाले दिनों में वक्फ से हट सकती है, ये प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकती है और उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। जो भी ज़िम्मेदार इसके बैठे हुए हैं, या मुतवल्ली हो या साबिक मुतवल्ली हो या मोहल्ले के लोग हों, तमाम लोग इस प्रॉपर्टी के जाने के ज़िम्मेदार होंगे। तो आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक पहुँचाएँ और वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल में दर्ज कराने की सलाह दें। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।